हेलो एंड वेलकम टू indiaworld.com। फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स का पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने 20 टर्म्स मींस टोटल 40 टर्म्स डिस्कस किए थे और उसके डेफिनेशंस देखे थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी, आरपीएससी, तो इस तरह के जितने स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस हैं, सेंट्रल लेवल में एग्जामिनेशंस में यूपीएससी, एसएससी, इस तरह के जो भी एग्जाम्स हो गए, आईबीपीएस, तो ये काफ़ी जगह आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो पार्ट 3 हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें भी हम लोग 20 टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखें और उसके बाद आप नोट भी करते जाएं कि ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है कभी भी कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, किसी सवाल सुझाव के लिए कमेंट करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, उससे जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, पब्लिश करेंगे, वैसे ही आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का जो सबसे पहला जो टर्म है वो है फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। तो फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट वो पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं और वो प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं जहां पर 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को हायर किया जाता है काम करने के लिए। तो यहाँ पर जो नंबर इंपॉर्टेंट है 10 या 10 से ज़्यादा लोग को हायर किया गया है काम करने के लिए, वो होती है फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स। नेक्स्ट जो टर्म है G20, ये काफ़ी आपने सुना होगा। तो ये एक कुछ कंट्रीज का फोरम है जहां पर क्या इसका मकसद है, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करना और सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करना। और ये फोरम जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स को मिलवाती है। मतलब यहाँ मीटिंग होता है 19 कंट्रीज का। और जो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मीन्स ये साउथ कोरिया है, मेक्सिको है, रसिया है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और यहाँ पर एक जो 20वां मेंबर है वो है यूरोपियन यूनियन। ये G20 का देश है और इसको रिप्रेजेंट कौन करता है यूरोपियन यूनियन को, तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल और हेड ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये यहाँ पर लीड करते हैं इसमें, इस समिट में। नेक्स्ट जो टर्म है वो है G8। तो G8 में आपको यहाँ पर कंट्रीज हैं 8। तो कौन सी कंट्रीज हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशियन फेडरेशन। तो यहाँ पर ये आपको 8 कंट्रीज है जो इसमें पार्ट है। अभी रिसेंटली जो बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। तो इसमें 3 एडिशनल कंट्रीज को इनवाइट किया है, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। तो इन 3 कंट्रीज को इनवाइट करके बोला जा रहा है कि इसको एक्सपैंड करना चाहिए और इसको और ज़्यादा, क्योंकि जिस समय ये G8 फॉर्म हुआ था उस समय का GDP रेशियो जो इन 8 कंट्रीज का था वो उस समय से लेके अभी तक ये काफ़ी घट गया है। तो काफ़ी कंट्रीज हैं जो कि और उस समय उनका इनकम इंक्रीज हुआ है, GDP इंक्रीज हुआ है, तो उसका पार्ट होना चाहिए ताकि जो विजन है, जो डेवलपमेंट है, जो भी डिसीजंस लिए जाए वो उसका मेजर इम्पैक्ट हो। तो ये G8 का हॉलमार्क होता है, एक एनुअल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल समिट होता है हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट का। जैसे इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर इसमें भाग लेते हैं और इसमें न्यूमरस सब्सिडियरी मीटिंग्स भी होता है और पॉलिसी रिसर्च भी होता है। तो द प्रेसिडेंसी इसमें होता है जो हर ईयर रोटेट होता है, मतलब वो चेंज होता रहता है। तो 2006 का जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, तो 2006 में ये था रसिया के पास। अभी जो समिट होने वाला है G8 का,
वो यूएस में होने वाला है और उसका प्रेसिडेंसी है यूएसए के पास। तो उसके पास प्रेसिडेंसी के पास राइट रहता है कि आप बुला सकते हैं एक्स्ट्रा कंट्रीज को। तो उसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने 3 कंट्रीज को इनवाइट किया है G8 समिट में। नेक्स्ट जो टर्म है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जुलाई 2017 में। तो यहाँ पर क्या किया गया था, सारे जो पुराने टैक्सेस थे उनको एबॉलिश कर दिया गया था। जैसे सेल्स टैक्स को एबॉलिश किया गया, फिर एक्साइज ड्यूटी को किया गया, जो कि इंडिया में पहले होते थे। सबको एबॉलिश करके एक न्यू तरह का टैक्स आया GST, जो कि पूरे इंडिया में सेम था। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि अंडर GST टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज। मतलब हर स्टेज में वैल्यू एडिशन कितना होता है उसके बेसिस पे टैक्स यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। और ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे ये लगता है और मूवमेंट पे डिपेंड करता है। इसमें डिफरेंट स्लैब्स हैं। तो इसमें टोटल जो है 5 स्लैब्स हैं। तो 0% का स्लैब है, 5% का स्लैब है, 12% का स्लैब है, 18% का स्लैब है और 28% का स्लैब है। और ये ऑलमोस्ट सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। और ये स्लैब जो है पूरे इंडिया में उस प्रोडक्ट के लिए सेम होता है। कुछ प्रोडक्ट्स को इससे अभी फिलहाल बाहर रखा गया है, जैसे अल्कोहल हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, जैसे डीजल हो गया, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो गए, इन सबको बाहर रखा गया है फिलहाल इनसे। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ग्रेच्युटी। तो ये ग्रेच्युटी क्या होता है, एक अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को जब उसका रिटायरमेंट का टाइम होता है। इसलिए जिसके लिए उसने एम्प्लॉय ने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं कंपनी को, उसके लिए वो एक तरह से रिवॉर्ड तरह से दिया जाता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। तो GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये टोटल वैल्यू होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं उसकी वैल्यू कंट्री बॉर्डर में प्रोड्यूस हुई हो 1 साल के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं GDP। इसमें रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप होता है और इट इज यूज एज वन ऑफ द मेन इंडिकेटर्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री। मतलब कि एक देश में कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इसको देखने के लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। तो लेकिन इसमें लिमिटेशंस हैं, इस व्यू में लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्संस नॉर्मली लिविंग टुगेदर। मतलब एक कुछ लोग जो एक साथ रह रहे हों और जो खाना है वो एक कॉमन किचन से ही प्रोक्योर कर रहे हो, खा रहे हो। तो ये वर्ड नॉर्मली मीन करता है टेम्पररी विजिटर्स को इसमें एक्सक्लूड किया जाता है और स्टेइंग अवे। और जो कुछ लोग हैं जो टेम्पररीली बाहर रह रहे हैं, जैसे कि आप 1 वीक के लिए 1 महीने के लिए बाहर गए तो भी आपको हाउस होल्ड में काउंट किया जाएगा। जैसे सेंसस का मैं सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। जब सेंसस होता है तो हाउस होल्ड में क्या होता है कि आपके मान लिए फैमिली में 5 मेंबर हैं, उसमें अगर एक मेंबर जो है कंटिन्यूअसली बाहर रहता है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। बल्कि अगर कोई दूसरा मेंबर जो है वो 1 महीने के लिए बाहर गया या 15 दिन के लिए बाहर गया तो वो हाउस होल्ड का पार्ट होगा, क्योंकि वो टेम्पररीली बाहर जाता है। या फिर कोई अगर टेम्पररीली अंदर आता है, जैसे आपको कोई गेस्ट आ गया आपके यहाँ 1 महीने 2 महीने के लिए, तो वो आपका हाउस होल्ड का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो है इंपोर्ट लाइसेंसिंग। तो इसमें होता है परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू इंपोर्ट गुड्स इनटू अ कंट्री। मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है ताकि कोई भी गुड्स है जो कि दूसरे देश से अपने कंट्री में इंपोर्ट करना हो, आयात करना हो। नेक्स्ट टर्म है वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये पॉलिसी होती है किसी स्टेट की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, जहां पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है, जो आयात सामान का आयात है, उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। तो इसमें क्या मेजर्स लिए जाते हैं, तो इंपोर्ट कंट्रोल्स लिए जाते हैं, टैरिफ्स लगाए जाते हैं और अदर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर इनकरेज किया जाता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट। तो अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जैसे अनाउंस किया गया है कि डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो उसमें एक लिस्ट होगा
तो डिफेंस इक्विपमेंट्स में आपको कुछ काफी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होगा वो कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस करना होगा। उसमें एक ब्लैक लिस्ट जारी कर दी जाएगी जहां पर कुछ जो इक्विपमेंट्स है वो बाहर से नहीं ले सकते, उसको आपको कंट्री में बनाना होगा। तो इससे फायदा ये होता है कि जो इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देश में सेल्फ सफिशिएंसी आएगी, अंदर की कंपनीज ग्रो करेंगी, तो इस देश का विकास हो, सेल्फ सफिशिएंसी हो, इस तरह के मेजर्स के लिए ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पर क्या है, ये नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स, मतलब कि जन्म लेने वाले बच्चे जिनका 1 साल से कम उम्र हो और उसमें उनका डेथ हो जाए 1 साल में, मतलब कि जैसे 2020 में अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें से 10 बच्चों का डेथ होगा, तो वो होगा आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 10,000 में मान लेते हैं अगर 100 लोगों का होगा तो उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा 10/1000, क्योंकि 1000 लोगों लाइव बर्थ्स में इसको काउंट किया जाता है 1 साल में, 1 ईयर में। नेक्स्ट जो टर्म है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। तो जो भी प्राइस लेवल होता है गुड्स एंड कमोडिटीज का, उसका जो सस्टेन्ड राइज हो, प्राइस इंक्रीज हो, तो उस प्राइस, इसको हम लोग इस टर्मिनोलॉजी बोलेंगे हम लोग उसके लिए इन्फ्लेशन। नेक्स्ट टर्म है वो है इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये दो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज जो कि एम्प्लॉय करते हैं लेस देन 10 वर्कर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इसको हम लोग, जैसे फॉर्मल सेक्टर के लिए हम लोग क्या बात किए थे, हम लोगों ने बात किया था कोई भी कंपनी जो 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रही हो अपने काम के लिए, तो उसको बोलेंगे फॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेज। और जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज जो जहाँ पर 10 से कम लोग हों रेगुलर बेसिस पे काम करने के लिए, उनको बोलेंगे हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट टर्म है वो है इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो एक सिचुएशन जहां पर गवर्नमेंट का पॉलिसीज जो है वो फैसिलिटेट करे फ्री ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट विथ अदर कंट्रीज। तो मेकिंग, इससे क्या होगा कि डोमेस्टिक इकोनॉमी काम करेगी साथ में अदर इकोनॉमीज के एक एफिशिएंट और म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट वे, मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहेंगी। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी को इंटरनेशनल मार्केट के इकोनॉमी के से ओपन किया जाए और दोनों का इंटीग्रेशन हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। नेक्स्ट टर्म है वो है इनविजिबल्स। तो वेरियस आइटम्स जो कि करंट अकाउंट ऑफ बैलेंसेस ऑफ पेमेंट्स में एंटर करे और इसमें कुछ जो होते हैं विजिबल गुड्स नहीं होते हैं। तो इनविजिबल्स कौन से होते हैं, मेनली ये सर्विसेज होते हैं। तो कौन से सर्विसेज, लाइक टूरिज्म हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया बाय शिपिंग और बाय एयरवेज हो गया, और फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया जैसे कि इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। तो ये ऑल्सो, इसको ऑल्सो हम लोग इंक्लूड करेंगे। गिफ्ट्स जो हैं वो बाहर गए, जो गिफ्ट जो है बाहर गए या फिर अंदर आए, मीन्स कि अब बाहर से अंदर आए, विदेश से किसी देश में आए, या फिर आप प्राइवेट ट्रांसफर कर रहे हो फंड, गवर्नमेंट ग्रांट्स और इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स को, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनविजिबल्स। नेक्स्ट टर्म है वो है लेबर लॉज। तो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम किया जाता है ताकि वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसमें होता है वर्किंग आवर्स, मिनिमम वेज, तो कितना, जैसे 8 घंटे का भी वर्किंग आवर्स का लेबर लॉज है। काफ़ी स्टेट्स हैं, ये कोविड-19 के सिचुएशन के बाद उन्होंने काफ़ी इसको अमेंड करने का कोशिश किया है। फिर इसमें आपको वेजेस हो गए, फिर कैसे आप किसी वर्कर को रख सकते हैं, कैसे सबको एक साथ निकाल सकते हैं, इसके अगेंस्ट में लॉज हो गए। तो ये सारे चीज़ जो हैं वो आते हैं लेबर लॉज के अंदर। नेक्स्ट जो टर्म है वो है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो जब ब्रिटिश ने टेरिटोरियल राइट्स एक्वायर करने शुरू किए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, तो एडमिनिस्ट्रेशन है टेरिटरीज का वो फॉर्मुलेट किया गया किस बेसिस पे, तो बेसिस ऑफ सर्वे ऑफ लैंड, जमीन का सर्वे होता था। और इंटरेस्ट, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इसमें देखा जाता था रेवेन्यू के टर्म्स में, जो कि हर पार्सल ऑफ लैंड से कलेक्ट किया जाता था।
इन पोजीशन ऑफ आइदर अ रॉयट, मीन्स कि अगर पोजीशन हो अगर पीजेंट के थ्रू या महल के थ्रू, महल होता था रेवेन्यू विलेज, या फिर जमींदार के थ्रू जो कि प्रोप्राइटरी लैंड होल्डर होता था। और डिसीजन हर केस में होता था राइट्स मीन फॉर द राइट्स ऑफ द लेटर ऑफ द लैंड फॉर द पर्पसेस ऑफ आइदर ओनरशिप ऑफ लैंड और राइट्स टू कल्टीवेशन। तो इस सिस्टम को लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट बोलते थे। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड सेटलमेंट्स थे इंडिया में। कौन कौन से थे? तो वो था सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट था, इसको बोलते हैं जमींदारी सिस्टम, इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता था। उसके बाद दूसरा रोतवारी सिस्टम, इसमें क्या था? रेवेन्यू सेटलमेंट होता था, एंटर इनटू द गवर्नमेंट विद इंडिविजुअल टेनेंट्स, मतलब इंडिविजुअल टेनेंट्स के साथ जो करार होता था। तीसरा था महलवारी सिस्टम, तो इसमें रेवेन्यू सेटलमेंट होता था गवर्नमेंट विथ अ महल, तो महल और गवर्नमेंट के बीच में जो होता था उसके बेसिस। तो यहाँ पर आपको तीनों कर दिया गया है कि रियोट क्या होता है, महल क्या होता है और जमींदार क्या होता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है ईयर्स में। तो जब भी कोई एक बच्चा जन्म लेता है तो वो कितने साल जीने वाला है, ये एक्सपेक्टेड लाइफ जो होती है ऑन एन एवरेज उस कंट्री में क्या लाइफ एक नॉर्मल इंसान जीता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन देखें तो नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बॉर्न इन्फेंट वुड लिव with prevailing patterns of age specific mortality rates at the time of birth were to stay the same throughout the child's life। मतलब कि कोई बच्चा पैदा हो रहा हो और जिस कंडीशन में वो पैदा हो रहा हो नॉर्मल हो और वो ही कंडीशन प्रिवेल करे उसके जीवन भर तक, तो कितना साल जीने की क्षमता है ऑन एन एवरेज, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। नेक्स्ट जो टर्म है वो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। तो जैसा मैटरनल हो गया तो इससे आपका हो गया कि मैटरनल डेथ से रिलेटेड ही होगा। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर रिलेशनशिप होता है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यू टू चाइल्ड बियरिंग, और ये क्या आता बाय द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स और बाय द सम ऑफ लाइव बर्ड्स एंड फर्टाइल डेथ्स इन अ गिवन ईयर। तो मतलब कि मातृत्व माँ का जो इतना डेथ होता है साल भर में, तो इसको कितना डेथ होता है कंबाइन करेगा लाइव बर्थ और फेटल डेथ से, तो इन कंपैरिजन करें तो टोटल बर्थ से तो और डेथ्स को मिला के अगर हम लोग देखेंगे कितना डेथ्स हो जाता है मैटरनल डेथ्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मर्चेंट बैंकर्स। तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी बोलते हैं, जो स्पेशलाइज होती है एडवाइज करने में, कंपनीज को एडवाइज करने में और उनका इक्विटी और डेट रिक्वायरमेंट को मैनेज करने में, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और ये किसके थ्रू होता है? थ्रू फ्लोटेशन एंड सेल परचेज ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। तो ये फ्लोटेशन और सेल परचेज होता है स्टॉक्स का, इक्विटी स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, तो इसके थ्रू होता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मॉर्बिडिटी। तो ये प्रोपेंसिटी होता है टू फॉल इल, चांसेस जो है वो आपको बीमार होने के। तो ये क्या होता है, पर किसी भी आदमी का जो काम है वो अफेक्ट किया करता है। कैसे? तो ये टेम्पररी डिसेबिलिटी के कारण। तो प्रोलॉन्ग मॉर्बिडिटी है तो ये लीड कर सकता है, मतलब ये इससे आपको मोर्टेलिटी भी हो सकता है, मतलब डेथ भी हो सकता है। तो हमारे देश की बात करें तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और डायरिया दो बड़े रीजंस हैं मॉर्बिडिटी के। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, किसी सवाल सुझाव के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें। याद रहे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आप तक आते रहते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी 20 नए टर्म्स लेके आएंगे आपके लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो।